प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज आपका टॉपिक है भाषा विज्ञान। ये भाषा विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं भाषा विज्ञान, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, आज हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो भाषा विज्ञान हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा विज्ञान पर। भाषा विज्ञान हिंदी भाषा अर्थात ऐसा माध्यम जो हमें ऐसा माध्यम जो हमें विचारों को आदान प्रदान का माध्यम बने। या हम अपनी बात किसी के सामने रख सकें, कह सकें। ये क्या होती है भाषा। भाषा हमेशा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अगर हम नहीं बोलते हैं तो अपनी बात दूसरों तक रख नहीं सकते हैं, कभी नहीं पहुंच सकते, या हम सुन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने वाला बोलेगा तो क्या बोलेगा, वो भाषा ही बोलेगा। तो ऐसा माध्यम जो हमें विचारों को आदान प्रदान का माध्यम बने, वह क्या है, वो भाषा है। इसी में एक टॉपिक और लगा हुआ है, विज्ञान। अब विज्ञान क्या है, आप सभी जान रहे हो। वर्तमान का समय जो है वह विज्ञान का ही समय है। विज्ञान का अर्थ है, विज्ञान इसका अर्थ क्या है, विधिवत जानकारी। विधिवत जानकारी, जानकारी माने क्या है, वो ज्ञान ही है। तो विधिवत जानकारी क्या है, वो विज्ञान है। तो आपका टॉपिक क्या है, भाषा विज्ञान, अर्थात भाषा के विषय में विधिवत जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, भाषा विज्ञान। तो भाषा के विषय में हम जब विस्तार से पढ़ेंगे समझेंगे तो वही कहलाएगा भाषा विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, ये आपका भाषा का रूप था, ये आपका विज्ञान का रूप था। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि भाषा विज्ञान होती क्या है। तो भाषा विज्ञान वह रूप है जिसमें सबसे पहले हम वर्णों को जाने कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं। ध्यान से आप सब समझिएगा एकाग्र होकर के। हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। हिंदी भाषा में 52 वर्ण है, 52। आपके जो वर्णमाला है उसमें आपके 36 आपके व्यंजन हैं और 13 आपके स्वर हैं। 36 13 कितने हो गए, ये आपके हो गए 49। और एक आपका स्रा और दो आपका द्विगुण व्यंजन, ड़ा और ढ़ा। तो ड़ा और ढ़ा जो है इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो गुण पाया जाता है। दो गुण पाया जाता है, डा और ढा, ये सामान्य है। इसमें बिंदी लगेगी, इसमें बिंदी लगेगी, उच्चारण आपका बदल जाएगा। सामान्य उच्चारण होगा डा और ढा, और बिंदी लगाने पर उच्चारण होगा ड़ा ढ़ा, ड़ा ढ़ा। सामान्य उच्चारण डा और ढा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कहते हैं। हाँ, ये व्यंजन ही, इसमें क्योंकि दो गुण पाए जाते हैं इसलिए इसमें को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और आपका एक आपका है स्रा। स्रा जो आपका संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्यों है, संयुक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि स्रा में
शा और रा मिला हुआ है, चीटी वाला शा और रा से आपका क्या बनता है? ये आपका बनता है रा। तो संख्या आप काउंट कर लीजिए, 13 आपके स्वर हो गए, 36 आपके व्यंजन हो गए, 2 आपके द्विगुण व्यंजन हो गए, एक आपका क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। ये जो आपको लिखा गया यही क्रम में। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका वर्णों की संख्या, कितने वर्ण हैं। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? भाषा विज्ञान। तो ये सामान्य जानकारी थी, अति आवश्यक था आपको जानना। आप भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आप जानिए भाषा को कैसे रखा जाए, कैसे बोला जाए, किसके बीच हम क्या प्रेजेंट करें। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमको फिर भाषा के प्रयोग में दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आ रहा है, श्रीमान जी आइए, प्यार से कह सकते हो आइए बैठिए। दूसरे भाषा में जब भी आप जाएंगे हिंदी को छोड़ करके, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी। लेकिन हिंदी भाषा में ऐसे ऐसे शब्द रखे गए हैं जहां बहुत सुंदर प्रयोग होता है। तो बहुत सुंदर समझने के लिए ही आज आपका टॉपिक है भाषा विज्ञान। तो ये आपका था टॉपिक, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और ये आपका संख्या, इसकी संख्या में कितने हैं? तो आपका ये 52 है। इसको फिर आप कर दें, फिर आगे चलें। एक एक टॉपिक को ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपका टॉपिक है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या देखा जाएगा, क्या क्या समझा जाएगा। तो सबसे पहले भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग, इसके अंतर्गत हमेशा बोलते समय वही शब्द रखे जाएं जो नितांत आवश्यक है, जिसको हम रखें, बोलें और वो बहुत अच्छा हो। अगर हम ऐसे शब्दों को रख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी भाषा बैठती चली जाएगी। एक एक कड़ी मिला करके सकड़ी बन जाती है, और वह सकड़ी जो है फिर रस्सी काम भी आ सकती है, बहुत मजबूत होती है। तो एक एक शब्द जो है, आपने सुना होगा वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक तथा व्यवस्थित समूह। तो ऐसे हम शब्द रखें जो नितांत आवश्यक है। तो भाषा प्रयोग अर्थात आवश्यक शब्दों का प्रयोग, आवश्यक शब्दों का उचित प्रयोग। अनावश्यक शब्दों से हम बचें, यहाँ वहां फालतू के शब्दों से बचें, निरर्थक शब्दों से बचें। सार्थक निरर्थक दोस्तों रहें। आपको मालूम है सार्थक निरर्थक, सही अर्थ को देने वाला सार्थक, जिसकी नितांत आवश्यकता है सार्थक, निरर्थक निअर्थक, जिसके अर्थ की अपेक्षा नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, केवल वैसे ही भाषा में प्रयोग में आते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। चलिए रोटी वोटी खा लीजिए, बोलते हैं, लेकिन ये बोलना आवश्यक है नहीं है। क्यों? फिर क्या कह सकते हो? कह सकते हो भैया चलिए भोजन करिए, बहुत प्रेम से आप कह सकते हैं चलिए रोटी खा लीजिए। अब रोटी खा लीजिए, खाना खा लीजिए, खाना तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, खाना बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्यों? खाना में पा आप लगा दीजिए, एक वर्ण और जोड़ दीजिए बड़ा पा, क्या बन जाएगा? पा खाना। क्या बन गया? पा खाना। पा खाना माने एक प्रकार का मल। इसलिए खाना के स्थान पर हमेशा भोजन का प्रयोग करना चाहिए। भैया चलिए भोजन कर लीजिए, भैया चलिए फलाहार कर लीजिए, चलिए कुछ रूखा सूखा पा लीजिए, ऐसे। तो हमेशा भाषा के प्रयोग में
आवश्यक शब्दों का प्रयोग हो और उचित, अनुचित प्रयोग नहीं। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, ये उचित क्या है, अनुचित क्या है। उचित ये है, कभी कभी अनुचित शब्द भी आ जाते हैं। उचित और अनुचित दोनों जान लीजिए आप। उचित क्या है और अनुचित क्या है। भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो एक एक टॉपिक को खोलेंगे आपके बीच, ध्यान समझिएगा। उचित ये है कि जो शब्द हमारे लिए नितांत आवश्यक है, जिससे हम बच नहीं सकते हैं, उसका प्रयोग करना सार्थक आवश्यक है, वो कहलाएगा उचित। जैसे एक उदाहरण के तौर पर किसी संबंधी के लिए जो है हम रख सकते हैं शब्द, मान लीजिए पिता के भाई हैं, तो आइए चाचा जी बैठिए। आइए चाचा जी बैठिए। कितना सुंदर संबोधन है, आइए चाचा जी बैठिए। अब अनुचित प्रयोग क्या होगा, ये आइए आइए पिताजी के छोटे भाई। विराजिए। आइए पिताजी के छोटे भाई विराजिए। दोनों एक ही चीज है, बदलाव नहीं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं। भाषा का प्रयोग, वाक्य का सही प्रयोग, सही शब्दों का रखना, क्या उचित है क्या अनुचित है, यही आपको बताना हम चाह रहे हैं। तो आइए चाचा जी बैठिए, कितना सरल है, कितने कम शब्दों में बात कही गई है, पूर्णतः स्पष्ट है। और दूसरे वाक्य में अनुचित प्रयोग किया गया है, क्या कहा गया है, आइए। ये तो बहुत प्यारा शब्द है, आइए। ऐसे भी हो सकता था, आओ। आइए बहुत आवश्यक है। अब कह दिया गया पिताजी के छोटे भाई। अब ये नकारात्मक है, दुरात्मक है, अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। और फिर कह रहे हैं विराजिए। ये विराजिए सब तो बहुत बढ़िया है। विराजिए बहुत सुंदर शब्द रखा गया है। विराजिए बैठिए दोनों सही है, लेकिन कह क्या दिए, पिताजी के छोटे भाई। असम्मान सूचक शब्द है, तो इससे हमको बचना चाहिए हमेशा। इससे बचना चाहिए, और इसके साथ इसका भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो उचित आवश्यक शब्द रखा जाए, सही स्थान पर रखा जाए, जिसका नितांत आवश्यक अर्थ निकले, सटीक अर्थ निकले। सटीक का अर्थ होता है सही प्रकार से, वो कहलाता है सटीक। और अनुचित क्या होता है, जो थोड़ा सा अटपटा लगे, हट कर लगे, या कोई जो है कहे कि अरे वो बिल्कुल बेवकूफ है, किसी काम का नहीं। तो ये किस श्रेणी में आएगा, ये बेवकूफ की श्रेणी में आएगा। ये जो है बिल्कुल तनिक भी किसी काम का नहीं होता है, तो इसके प्रयोग से हमको बचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी रख पढ़ देते हैं और आगे। तो उचित क्या है, अनुचित क्या है, आप समझ पाए। आगे आवश्यक शब्दों का उचित प्रयोग। सेकंड टॉपिक, अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण, बोलते समय अगर हमारी जीवा लटपटा रही है, सही शब्द सही रूप से नहीं निकल पा रहे हैं, श की अभिव्यंजना, सा की अभिव्यंजना और सा की अभिव्यंजना, तीन आप जानते होंगे, शाह, तालब्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंती शाह। क्या आपको तीनों के बारे में जानकारी है या संक्षेप में बताएं। चलिए संक्षेप में बताएंगे आपको, सुन लीजिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान। शाह, सा और सा, ये तीन प्रकार के सा होते हैं। भाषा बोलते समय जहां ये वर्ण आए, हमको साफ साफ वैसे उच्चारण करना चाहिए। ये सा कौन सा है, ये सा है तालब्य सा। कौन सा सा, तालब्य सा।
इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये है तालु। तालु से इसकी आवाज निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? तालव्य सा। उच्चारण होगा शा शा शा। दूसरा आपका सा, ये आपका सा है मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा। कौन सा सा? मूर्धन्य सा। इसका स्थान है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? सा सा सा। ये आपका उच्चारण रूप है। तीसरा आपका सा है जिसको कहते हैं दंती सा। दंती सा। इसका उच्चारण स्थान है दंत। दंत। कैसे उच्चारण करेंगे? सा सा सा। दांत पर जोर लगा करके। तो इन तीनों को सही रूप में बोलना अति आवश्यक होता है। अगर आप भाषा को सही बोल रहे हैं तो जहां भी आपको सा मिले या सा मिले, तीनों को आप सही उच्चारण करिएगा। तालु मूर्धा दंत है क्या? आइए संक्षेप में इसको भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला आपका आता है कंठ, यही शुरू होता है। आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में का वर्ग, का से अंगा, का से अंगा। तो का वर्ण जो है उसका उच्चारण तालु है, कंठ, सॉरी कंठ। तो का वर्ग से शुरुआत होती है, इसलिए सबसे निचला स्थान दिया गया कंठ। क ख ग घ अंगा। फिर इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर तालु। इसके ऊपर क्या है? तालु। इसका उच्चारण स्थान जो है तालु है। इसमें आता क्या है? चा वर्ग आता है। चा छा जा झा और इया। तो कंठ आपका का वर्ग, तालु आपका चा वर्ग। ध्यान समझिएगा। फिर कंठ के बाद दूसरा क्या है? तालु। इसके बाद मूर्धा। मूर्धा अर्थात मुड़ा हुआ रूप। ऊपर आपका मुड़ा हुआ रूप होता है मुंह के अंदर, तो वो मूर्धा है। इसमें आपका आएगा टा वर्ग। टा था डा ढा अड़ा। फिर इसके बाद दंत। और आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर आगे दंत। दंत में आपका आएगा ता वर्ग। ता था दा धा और ना। फिर आपका आएगा होस्ट। उसी क्रम में पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होस्ट। तो ये पांचों क्रम से है। पांचों क्या है? क्रम से हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, गुमा वरुत मूर्धा, फिर दंत, फिर होस्ट। तो होस्ट में आएगा आपका पा वर्ग। पा था बा भा और मा। तो आप पा वर्ग छोड़ दीजिए, का वर्ग छोड़ दीजिए, तीनों आपका मिल जाएगा। तीनों आपका रूप मिल जाएगा। ये आपका चा वर्ग है, ये आपका टा वर्ग है, ये आपका ता वर्ग है। उच्चारण की दृष्टि से उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। शा का उच्चारण आपको करना है तो चा वर्ग पर जाइए, जिसे चा बोलते हैं, चा छा जा। सा का उच्चारण करना है तो आप टा वर्ग पर जाइए, टा ठा डा आदि। इस सा का उच्चारण करना है तो आप ता वर्ग पर जाइए। तब आप उच्चारण को पूर्णतः समझ पाएंगे, सही बोल पाएंगे। बोलने में आपको दिक्कत फिर नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप सही रूप से बोलेंगे, सही प्रकार से बोलेंगे, सामने वाला जो भी सुनेगा वो सुनता ही रह जाएगा, आपको देखता ही रह जाएगा, कितना प्यारा बच्चा है। अगर छोटे आप हैं तब, बड़े हैं, अरे वाह क्या भाषा है, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकारी इनको है। तो ऐसे भी आपको कहेंगे। तो ये था आपका उच्चारण। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। आपका टॉपिक क्या चल रहा है? भाषा विज्ञान। भाषा को विधिवत सीख लेना, विधिवत जानकारी करना। तो उच्चारण, शब्द प्रयोग, उचित अनुचित प्रयोग,
सार्थक निरर्थक प्रयोग, किस प्रकार से कहाँ कौन सा शब्द रखा जाए, क्या बोला जाए, नितांत क्या आवश्यक है, जब इन सब बातों को ध्यान में हम रखते हैं तो वह भाषा जो है आपकी बिल्कुल सही मानी जाती है। अब वो दायरा क्या होगा आपका, भाषा विज्ञान होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको भी रफ कर देते हैं, रफ कर दें। चलिए अब आगे कुछ आप और समझिएगा। आप सब जो है रा भी जानते हो। रा, रा जो है एक आपका है, रा जो है दो आपका है, रा जो है तीन आपका है, रा जो है चौथा आपका है। ये आपके चार हो गए। और एक रा आपका ऐसे भी होता है, एक रा आपका ऐसे भी होगा। इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आएगा आपका प्रा। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा ट्रा। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अर्ध। इसमें क्या आएगा, ये भी आपका अर्ध ही है। ये क्या है, ये पूर्ण रा है, जिसको सही रा कहते हैं। तो भाषा में कभी भी कहीं भी आपको ये रा नहीं मिलेगा, कहीं भी। ध्यान समझिएगा, पूरे बुक की बात कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको यह रा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अर्ध ये भी है, अर्ध ये भी है, तो इसके स्थान पर इसका प्रयोग होता है। जब भी रा आधा होगा तो कहां जाएगा, वह हमेशा लगेगा अगले वर्ण पर। तो कभी भी आप आधा रा जब भी बोले, जहां से उच्चारण होगा उसके अगले वर्ण पर जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक शब्द है आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद, आ शीर, शीर, सा पर निकल रहा है उच्चारण, तो अगले वर्ण पर जाएगा। वाह आपका हो गया, बड़ा वाह हो गया, दा हो गया। अब असमंजस आपको ये भी समझना होगा कि वाह पर लगेगा कि बड़ा आ पर लगेगा। आशीर्वाद हम भूल बस यहां लगा देते हैं, ये गलत है, गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है कि हमेशा जो है अगर वहां वर्ण होता है तो जो वर्ण होता है उस वर्ण माने मात्रा, मात्रा पर हमेशा लगना चाहिए। जैसे एक शब्द है दुर्गेश, तो वहां एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा जब भी होगी ए पर लगेगा, आ की मात्रा होगी तो आ पर लगेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान देने योग्य होगी। प्यारे बच्चों, अगर सा के साथ रा के साथ अगर अगला वर्ण कोई भी है और उसमें मात्रा भी है तो वह रा कहाँ लगेगा, मात्रा पर लगेगा। इस आ रा को हम यहां ना लगा करके इस रा को हम कहाँ लगाएंगे, आ पर लगाएंगे। ये आपका होगा शुद्ध शब्द आशीर्वाद। बहुत सारे स्थान पर यहाँ वहां देखिए जो अज्ञानी लोग होते हैं इस रा को उठा करके यहीं लगा देते हैं। बहुत देखे होंगे आप गाड़ी वगैरह में, वो नहीं जानते हैं, लिख देते हैं हमेशा आशीर्वाद, ऐसे भी लिखते हैं, जो गलत है। स्थान इसका ये है आपका आशीर्वाद। क्यों सही है, क्योंकि जिस वर्ण से रा का उच्चारण होगा अगले वर्ण पर जाएगा और अगले वर्ण पर मात्रा होगी तो मात्रा पर जाकर के लगेगा। तो प्यारे बच्चों, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रा का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है, ऐसे रा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लिख रहे हो तो वह गलत है, या लिखा हुआ है तो वह भी गलत है। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम अंत में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उच्चारण स्पष्ट हो, शब्द भी सही रखे जाएं, किन किन शब्दों का प्रयोग होना है ये भी आप जानिए। तो उच्चारण का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग,
और सही शब्दों का प्रयोग, सही स्थान पर प्रयोग, नितांत आवश्यक शब्दों का चयन करना, यह सब जब शामिल करेंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा भाषा विज्ञान। भाषा को विधिवत रूप से सीख पाना, जान पाना। क्लास 12th में एक टॉपिक है, बात सीधी थी पर, आप तो सुने होंगे या पढ़ेंगे आगे। तो बात सीधी थी पर, लेकिन बात कह नहीं पाए। क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि वो अनजान थे, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाषा गड़बड़ होती चली गई। जिस आशय से बोला गया वह आशय निकला ही नहीं, उद्देश्य की पूर्ति हुई ही नहीं। बोल कुछ रहे हैं, अर्थ कुछ मिल रहा है। यह सामने वाला व्यक्ति जो है तनिक भी समझ नहीं पाया। भैया हम संदेशा लाए हैं, क्या लाए हो? अब संदेशा कहते कहते वह जो बोले वह क्लियर हुआ ही नहीं। सामने वाला व्यक्ति समझ पाया ही नहीं कि मुझे बुलाया गया है कि हमारे बच्चे को बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया है, कुछ लेके जाना है कि वैसे ही जाना है, अभी जाना है कि दोपहर को जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, तो पता नहीं कौन कौन सी बात। उदाहरण आपको दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो जब भाषा की सही जानकारी आपको होगी तब आप अपनी बात को दूसरों के बीच स्पष्ट रूप से कह पाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी अच्छे ढंग से समझ पाएगा। तो प्यारे बच्चों, कई बातों की चर्चा हुई, अभी हालांकि इसमें कुछ और भी शेष है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप बहुत कुछ सीखे होंगे।